नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, दिल्ली में हुए ब्लास्ट के कनेक्शन लखनऊ से निकल करके सामने आए थे और यहाँ की डॉक्टर शाहीन सईद एटीएस के रडार पर थी और उसको पुलिस ने एटीएस ने पहले ही गिरफ्तार किया था। और उसके बाद एक-एक करके नए खुलासे हो रहे हैं और इस खुलासों से सबसे बड़ी बात है कि जांच एजेंसियों के सामने जो चीजें निकल करके सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती हैं कि आखिरकार कैसे एक व्यक्ति के एक नहीं, दो नहीं, तीन पासपोर्ट बनकर के तैयार हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात और हैरानी की बात है कि जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है, और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली ब्लास्ट में जिसका नाम सामने आया है, उसके एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन पासपोर्ट हैं। कानपुर, लखनऊ और फरीदाबाद के पते पर ये तीनों पासपोर्ट मिले हैं। किसी में पिता का नाम है, किसी में पति का नाम है और किसी में भाई का नाम गार्जियन के तौर पर बतौर दर्ज है। सबसे हैरानी वाली बात है कि एक आतंकी जिसके एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन पासपोर्ट बन जा रहे हैं। और आमतौर पर लोगों को एक पासपोर्ट बनवाने में छींकें निकल आती हैं, लेकिन किस तरीके से बड़ी आसानी से पता चेंज करके एक ही व्यक्ति के तीन तीन पासपोर्ट बनकर के निकल करके सामने आए हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये पासपोर्ट बने और 3 बार पाकिस्तान की यात्रा भी की है इन पासपोर्ट के माध्यम से, और 6 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय जगहों पर भी गई है, जिसमें थाईलैंड की बातें निकल करके सामने आई हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो शाहीन सईद हैं, उसके भाई परवेज पर भी इसी तरीके के आरोप लगे हैं और वो मालदीव में भी वो वहां पर रुका था। सबसे बड़ी बात है कि इतनी सारी चीजें निकल करके सामने आती हैं और निकल करके ये सामने आता है कि जो फंड एलोकेट हुआ था, जो उनको फंड मिला था, जो परवेज के अकाउंट से ही निकाल करके उससे अमोनियम नाइट्रेट खरीदा गया था, जो कहीं ना कहीं जो फरीदाबाद से पकड़ा गया था। तो साफ तौर पर निकल करके सामने आता है किस तरीके का आतंकी कनेक्शन है और कैसे बड़ी आसानी से यहां पर रह रहे लोग अपने एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन पासपोर्ट बनवा लेते हैं और जांच एजेंसियों को भनक तक नहीं लगती है, पासपोर्ट अधिकारियों को इस बात की जानकारी तक नहीं लगती है। पता बदल लेते हैं, अपने पिता और पति के नाम पर एक नया पासपोर्ट बनवा लेते हैं और बड़ी आसानी से वो पाकिस्तान जैसे देश की यात्रा भी कर लेते हैं और किसी को जानकारी तक नहीं होती है। एक और बात, इस बहुत महत्वपूर्ण बात इसलिए भी है क्योंकि लखनऊ में यूपी एटीएस ने 2 लोगों को और गिरफ्तार किया है और दोनों भाई बहन बताए जा रहे हैं। इनका नाम निकल करके सामने नहीं आया, लेकिन पारा इलाके से ये गिरफ्तारी हुई है और कहीं ना कहीं उनकी यूपी एटीएस लगातार कई दिनों से रेकी कर रही थी और जो चीजें निकल करके सामने आई हैं कि इनके संबंध उससे कहीं ना कहीं मिले। फिलहाल जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, एक एक करके नए खुलासे होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये दर्शा रहे हैं कि आने वाले दिनों में कई और नाम, कई और कड़ियां जोड़ती हुई नजर आएंगी और कई और नाम निकल करके इस पूरे मामले में निकल करके सामने आएंगे। क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टरों का एक गैंग आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है, वो कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा को खतरे में डालने का काम कर रहा है। क्योंकि जिस तरीके से ये लगातार जो बड़े बड़े डॉक्टर्स थे, कहीं ना कहीं एक रैकेट बना करके और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही जांच एजेंसियों के निशाने पर आया और बड़ी मात्रा में जो इनके पास से विस्फोटक बरामद किया गया था वो बरामद किया गया, लेकिन जल्दबाजी में एक ब्लास्ट हो गया जिसमें कई लोगों की जान तक चली गई। लेकिन गनीमत ये रही कि जिनकी योजना थी वो अयोध्या से लेकर के पूरे देश को दहलाने की थी। फिलहाल जांच एजेंसियों के रडार पर आए हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, एक एक करके खुलासे हो रहे हैं और एक एक करके इनके कनेक्शन भी निकल करके सामने आ रहे हैं। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास। हमारे साथ सबसे पहले इंद्रवीर जुड़े हुए हैं। इंद्रवीर, रायबरेली से कौन सी बड़ी खबर है? देखिए अखंड, मैं आपको एक पहले तो तस्वीर दिखाना चाहूंगा। तस्वीर देखिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये मामला क्या था और किस वजह से ये क्या घटना थी। एक तस्वीर है हमारे पास, वो तस्वीर आप देखिए रायबरेली की। और ये बहुत देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। देखिए अखंड, ये एक तस्वीर है और ये तस्वीर है विश्व हिंदू परिषद और तमाम सारे हिंदू संगठन ऐसे हैं जिन जो यही पास में ही अगर बात करें तो डेडौली एक ग्राम सभा है और ये लखनऊ हाईवे प्रयागराज हाईवे पर मौजूद है ग्राम सभा, और ये हरचंदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यहीं पर शनिवार को बीती रात एक होटल में एक शादी हो रही थी और शादी वो ऐसी शादी थी कि शायद एक बार आप भी सुनेंगे और हमारे आईबीसी 24 के दर्शक भी सुनेंगे तो हैरान हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से घटना हुई, ये एक हिंदू लड़की बनाम मुस्लिम लड़के की शादी थी
और इस शादी बाकायदे जो है प्री प्लान हुआ। और उस शादी में जब होटल मालिक को पहले बताया गया कि शादी जो है फला लड़के से जो कि हिंदू नाम बताया, और फला गांव की लड़की है वो भी हिंदू है, इसकी शादी हो रही है। लेकिन जिस तरीके से होटल संचालक को थोड़ा सा डाउट हुआ कि नहीं मामला कुछ और है, कार्ड पे कुछ और नाम था और कहीं कुछ और दिखा, तो पूरा मामला जाकर के खुलासा हुआ। और उस समय विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठन के तमाम सारे, चाहे बजरंग दल रहो चाहे तमाम सारे संगठन हिंदुओं के जो है वो इस होटल पे धावा बोल देते रात को 9 बजे लगभग, और इस शादी को रुकवाते हैं। फिलहाल शादी नहीं हो पाती। हिंदू संगठनों ने, होटल संचालक ने भी, उसका बाइट भी है हमारे पास। और ये सारी घटनाएं हुई हैं महाराजगंज थाना क्षेत्र रायबरेली में ही है। वहां की एक लड़की है जो कि यादव बिरादरी से आती है, उसको एक मुस्लिम लड़के से प्यार हो जाता है। और उसकी अगर बात करें तो एग्जैक्टली दोनों, खैर दोनों बालिग हैं, और बालिग होने के बावजूद जो परिवार था लड़के का, उसके मम्मी पापा ये सब राजी हो गए थे क्योंकि बच्चों से मजबूर थे। और उसके घर का जो अपना एक चाचा था वो लड़की के घर का वो राजी नहीं था। तो उसने तमाम सारे ऐसे हिंदू संगठनों को और तमाम सारे ऐसे लोगों को सूचना दी। मौके पर शादी 15 नवंबर की घटना है। 15 नवंबर को ये बारात आई थी। लड़का जो है उसका नाम निकल कर सामने आता है, मुस्लिम नाम होता है। और ये तमाम ऐसी घटनाओं को लेकर के रायबरेली में लगभग 1.5 से 2 घंटे एक निजी होटल में जो है ये पूरा ड्रामा चलता है। लेकिन इस ड्रामे में पुलिस पहुंचती है, क्षेत्राधिकारी पहुंचते हैं थाना हरचंदपुर, और उसके बाद उनकी जो अपनी कार्रवाई होती है। लेकिन फिलहाल शायद चूंकि ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस पूरे मामले पर अभी तक कुछ नहीं हुआ, और लड़का लड़की दोनों जो है चले गए हैं। लड़की जो है लड़के के साथ चली गई। फिलहाल ये ऐसे मामला और इतनी बड़ी बात होने के बाद भी इससे किसी तरीका कोई एप्लीकेशन या कोई किसी ने ऐसा कोई सामने जाकर के फ्रंट पे कोई वो नहीं दी तहरीर, और इस पे जाकर के मामला रफा दफा हुआ। और ये शादी वहां होटल में नहीं हो गई, और लड़का लड़की दोनों जो है चले गए। लड़का जो बताया जा रहा है आजमगढ़ का बताया जा रहा है रहने वाला, और एक दूसरे ये दोनों बालिग भी हैं। तो ऐसी घटना निकल कर सामने जिसमें पूरा रायबरेली में हड़कंप सा मचा। लेकिन फिलहाल दोनों लड़का और लड़की अब इस समय जो है एक साथ रह रहे हैं और चले गए हैं। जी अखंड। इंद्रवीर, सवाल ये है कि ठीक है सारी चीजें हैं, अगर आप बालिग हैं तो आप अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, और होना भी चाहिए। किसी धर्म में आप शादी करिए, किसी जाति, किसी मजहब, किसी में करिए, वो आपका अधिकार है, इस पे किसी की दखलंदाजी नहीं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार झूठ बोल करके ऐसा क्यों कार्रवाई, ऐसा काम क्यों किया जाता है। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर आपने होटल बुक किया और होटल के संचालक द्वारा इस तरीके की तहरीर दी गई, इस तरीके की बातें निकल करके सामने आई, शायद कोई बड़ा बवाल भी हो सकता था। ये भी हो सकता था कि कोई जो यहाँ पर झूठा नाम बता करके शादी कर रहा था, कोई दूसरी चीजें घटित हो जाती। अगर जानकारी थी दोनों परिवार वालों को, कुछ लोगों को इस रिश्ते से कोई ना कोई ऐतराज था। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार इस तरीके से हिंदू नाम बता करके शादी करने की क्या आपको सूझ पड़ी? क्यों आपको ऐसा लगा कि हिंदू नाम बता करके शादी करनी चाहिए थी? क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा करने से माहौल बिगड़ सकता था, कुछ दूसरी घटना घटित हो जाती? पुलिस ने क्या इस पर कुछ स्वतः संज्ञान लेते हुए कुछ ऐसी कार्रवाई की अगर इस तरीके की बातें निकल करके सामने आई तो? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, जब होटल संचालक को पता चला कि इसका नाम कुछ और है, जलालुद्दीन है, और इसने किसी यादव के नाम से जो है यहाँ पे होटल बुक कराया था, और शादी करने इतनी दूर से बाकायदे परिवार भी आए थे दोनों लोगों के। और उसमें चाचा जो था, जैसे मैंने बताया कि चाचा, लड़की के जो चाचा थे उनको ये शादी मंजूर नहीं थी। उसको पता चल गया था कि ये मुस्लिम लड़का है। तो इस तरीके को लेकर के जो सांप्रदायिक है वो बिगाड़ने की, सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की गई थी मुस्लिम लड़के द्वारा। हिंदू नाम देकर के होटल में बताया, और इसको लेकर के जब संगठनों को पता चला उन्होंने हमला भी बोला। खैर वहां पे शादी नहीं हुई। अब ये दोनों चले गए। पुलिस की, जैसे आपने पूछा कि पुलिस किस पे क्या बात हुई, क्षेत्राधिकारी से जी इस पे बात हुई है। क्षेत्राधिकारी कहा कि हम मौके पर, वहां पे पुलिस भी पहुंची थी। लेकिन जैसे मैंने फिर बताया कि आपको यहाँ पे मामला रफा दफा क्यों हो गया, क्योंकि किसी तरीके से लड़की ने साफ साफ बयान दिया है कि हम इनके साथ रहना चाहते हैं, हम बालिग है, हमें कोई एतराज नहीं है। तो अखंड उसमें पुलिस भी बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट माननीय न्यायालय का आदेश है, आप अगर बालिग है तो आप जाकर के किसी के साथ भी रहने का अधिकार आपको माननीय न्यायालय देता है। तो उसके तहत इसमें पुलिस ने भी बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं किया, और अब ये दोनों लड़का लड़की एक साथ रह रहे हैं। जी अखंड। अब बिल्कुल इंद्रवीर, बिल्कुल बालिग है, इसीलिए पहले ही बोला कि आप स्वतंत्र हैं, कोई भी फैसला ले सकते हैं अगर आप बालिग हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार इस तरीके की घटनाएं पहले भी घटित हो चुकी हैं। इस तरीके से नाम छिपा करके जिस तरीके से लोग आगे बढ़ते हैं, झूठ बोलते हैं, कभी ना कभी ये दूसरा मामला बन जाता। फिलहाल यहाँ पर आपकी रजामंदी थी, आप लड़की आपके साथ चली गई, लेकिन शायद यहाँ पर दूसरी घटना घटित हो जाती। तमाम जो संगठन है वो विरोध कर रहे थे आपका, लेकिन अगर आपने समय पर ये चीजें निकल करके सामने नहीं आती, वहां पर नहीं पहुंचती, तो शायद मामला कुछ और होता। फिलहाल ऐसी चीजों से बचना चाहिए उन तमाम लोगों को
झूठे नाम बता करके इस तरीके की चीजें किया करते हैं। कम से कम 2 चीजें सही है, अगर आपका रिश्ता पाक है, आप किसी दूसरे धर्म में शादी करना चाहते हैं तो दूसरी की रजामंदी से वो सारी चीजें करिए, नाम झूठा बता करके ऐसा काम मत करिए। क्योंकि जब इस तरीके की चीजें घटित होती हैं तो कहीं ना कहीं सरकार पर, प्रशासन पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि भीड़ क्या कोई इलाज नहीं होता और भीड़ में कोई भी अपराधी नहीं होता। भीड़ अपना काम करके निकल जाती है, उसमें कुछ लोग होते हैं जो बाद में गिरफ्तार किए जाते हैं और माहौल खराब होता है। ऐसे मामलों से पुलिस को भी कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए और ऐसे लोग जो झूठे नाम बता करके कहीं अपना होटल बुक करते हैं या कोई भी चीज करते हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। इस्तेमाल जानकारी के लिए रजनीकांत, शुक्रिया। रजनीकांत, कौन सी बड़ी खबर है? जी अखंड जी, आपको बता दें, जब उत्तर प्रदेश में सरकार योगी आदित्यनाथ की बनी थी, उन्होंने कहा था कि कोई भी डग्गेमारी नहीं होगी। फिर भी आज जनपद मैनपुरी में डग्गामार वाहनों का बोलबाला है। प्रशासन की या तो मिलीभगत कहें या प्रशासन की ढीला रवैया कह सकते हैं, लेकिन अभी तक डग्गामार वाहनों पर कोई कार्रवाई, किसी तरीके का प्रतिबंध नहीं लगा, जिससे राजस्व का काफी नुकसान किया जा रहा है। राजस्व का जो सवारियां रोडवेज में बैठ जाती हैं, उनको उतार लेते हैं, प्राइवेट वाहनों में बैठा लेते हैं और अपने गंतव्य के लिए उनको पहुंचा देते हैं। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं राजस्व का नुकसान हो रहा है। इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन को ये देखना चाहिए कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा था कि वाहनों की कोई डग्गामार वाहनों की कोई कार्रवाई, डग्गा वाहन नहीं चलेंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐसी कोई सुनिश्चित कार्रवाई प्रशासन के द्वारा नहीं की गई। आज मैनपुरी में ईशन नदी के पुल पर डग्गामार वाहनों ने संचालन जो खुलेआम जारी है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार ये अवैध वाहन किसी भी बहके सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जिससे यात्रियों की सुरक्षा पर गहरा खतरा है और आए दिन सवारियों से ये डग्गामार वाहन के संचालक या उनके जो ड्राइवर परिचालक हैं, उनसे आए दिन झगड़ा करते हैं, कहीं किराया को लेकर, कहीं किसी को लेकर, और जहां बताते हैं वहां नहीं उतारते हैं। इस चीज को लेकर यात्रियों के साथ आए दिन झगड़ा होता है और कहीं ना कहीं इसमें शासन या प्रशासन कहीं ना कहीं मिला हुआ है, जिससे बराबर डग्गामार वाहन संचालित है। अब देखिए, राजस्व का नुकसान हो रहा है उत्तर प्रदेश सरकार को, ये तो बात का विषय है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोगों की सुरक्षा कितना बड़ा विषय है और उस सुरक्षा के साथ कितनी आसानी से खिलवाड़ कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार इस तरीके से डग्गामार वाहन जो है लगातार सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आते हैं और कई जिंदगियां लील जाते हैं, कई जिंदगियां खत्म हो जाती हैं, कई स्लीपर बसेस में आग लग जाती है, कई लोग मौत के काल में समा जाते हैं। लेकिन होता क्या है, कार्रवाई होती है, कितने दिनों के लिए होती है, शायद 1 से 2 दिन के लिए होती है, जांच बैठाई जाती है। होता क्या है, निष्कर्ष क्या निकलता है, अगर डग्गामार वाहन इसी तरीके से सड़कों पर इसी तरीके की तेज रफ्तार के साथ दौड़ते हुए नजर आएंगे तो आपकी जो जांच की रफ्तार है उनके सामने फीकी नजर आएगी। आपकी रफ्तार तो है ही नहीं कहीं ना। अगर आप कहते हैं, शासन प्रशासन लगातार कहता है कि ऐसे जितने भी डग्गामार वाहन हैं, चाहे स्कूलों में हो या फिर सड़कों पर हो, हाईवेज पर हो, जो लगातार सवारियों को ढोने का काम करते हैं, एक जगह से दूसरे गंतव्य तक पहुंचाने का काम करते हैं, अगर उनके फिटनेस टेस्ट में वो पास ही नहीं है और लगातार इस तरीके की अप्रिय घटनाएं घटती हैं जिससे लोगों की जान चली जाती है, आखिरकार आपके कंधों पर जिम्मेदारी तो किस लिए है? आपकी चेकिंग अभियान किस लिए चलाए जाते हैं? जागरूकता अभियान किस लिए चलाए जाते हैं? क्या लोगों को जागरूक करने से ये सारी चीजें हो जाएंगी? क्या आपको नहीं लगता है कि जो लोगों की जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है, इस तरीके से डग्गामार वाहन उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? आखिरकार किस लिए बनाया गया है आपको? किस लिए जिम्मेदारी तय की गई है कि आप जाकर के समय समय पर चेकिंग अभियान चलाइए? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आपकी मिली भगत से इस तरीके से जो लगातार ट्रांसपोर्टर्स हैं वो एक के बाद एक डग्गामार वाहनों को, घटिया वाहनों को सड़कों पर उतारते हैं और वो कहीं ना कहीं जिंदगी या लेने का काम करते हैं। उनको गंतव्य तो बाद में पहुंचाते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी खतरे में डालने का काम करते हैं, उनकी मौत की तरफ लेकर के जाने का काम करते हैं। क्या इस पूरे मामले पर रजनीकांत आपने बात की किसी प्रशासनिक अधिकारी से? क्या इस पर उसका क्या रिएक्शन आया, ने कहा, या फिर वही वाली बात है जैसा आपने कहा मिली भगत के कुछ होता नहीं है तो इन लोगों की मिली भगत जारी है, ये उस पर कोई कार्रवाई करते नहीं और कार्रवाई दिखावे के लिए करते, कभी कदार एक चेकिंग होगी और जो इनके हिसाब से नहीं चलता उसके खिलाफ चालान या सीज करने की कोई कार्रवाई कर लेते। जी अखंड जी, आपको बता दें, जब इनके आईटीओ से या प्रशासन से बात की जाती है तो उनके द्वारा कहा जाता है कि कार्रवाई की जा रही है, जो भी डग्गा वाहन है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है, आईटीओ की 100 मीटर की दूरी पर ही ये डग्गे मार्ग का संचालन होता है। जहाँ ईसन नदी का पुल है वहां से केवल 100 मीटर की दूरी है आईटीओ का ऑफिस है और 100 मीटर की वही दूरी पर पुलिस
कार्यालय है, पुलिस अधीक्षक का कार्यालय है, वहीं जिलाधिकारी का भी कार्यालय है, केवल 100 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन अभी तक ऐसे संचालक बराबर डकामारी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी का या तो संरक्षण है या तो प्रशासन की मिलीभगत का है, जिससे कि संचालन ये बार-बार किया जाता है। इन पे कोई भय नहीं है। बिल्कुल भाई, बिना मिलीभगत कैसे हो सकता है कि आपको आगे वो कहावत कही ना कि सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। आमतौर पर साफ तौर पर दिखाई भी देता है कि किस तरीके से जो तमाम ऐसे जो लोग इस तरीके का अवैध काम करते हैं, उसको किस तरीके से वैध करा के करते हैं, ये साफ तौर पर दिखाई देता है और कहीं न कहीं सड़कों पर दिखाई देता है, लेकिन उसका खामियाज़ा कौन उठाता है? आम जनता उठाती है, जिसको अपने गंतव्य तक जाने के लिए कोई नहीं समझ में आता है किस चीज़ को चयन करें, तो इस तरीके के डग्गा मार वाहनों का चयन करती है और जान जोखिम में डाल करके कहीं कहीं न कहीं या फिर उनकी ज़िंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों को परवाह होनी चाहिए जनता की, वही बेपरवाह ध्यान में रखते हैं, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से डग्गा मार नज़र आ रहे हैं और कहीं न कहीं उस पर जो कार्रवाई करनी चाहिए थी, उस पर कार्रवाई ना करके उनको इस चीज़ के लिए छूट देते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप आराम से अपनी डग्गा मार वाहन को सड़कों पर उड़ाते रहिए। बाकी देखिए हमारी जाँच की जो रफ्तार होगी वो इतनी धीरे होगी कि वो आप तक कभी पहुँच ही नहीं पाएगी। फिलहाल रजनीकांत, किसी अगर प्रशासनिक अधिकारी से एक बार फिर भी पूछिएगा कि आप लोगों की जो ज़िम्मेदारी है, क्या वो ज़िम्मेदारी महज़ कुर्सी पे आकर बैठने की फिर सच में जनता के कि हमारी कुर्सी तोड़ने आए सुबह शाम बैठे रहते हैं जनता के हित की बात नहीं ना कर सके। अब पूछिएगा कि आखिरकार आप लोग की जिम्मेदारी क्या है और आपने कार्रवाई की है जो धरातल पर दिखाई दे रही है। रजनीकांत इस तमाम जानकारी के लिए। आकाश हमारे साथ पीलीभीत से जुड़े हुए हैं। आकाश, कौन सी बड़ी खबर है पीलीभीत? अखंड जी, आपको बताना चाहेंगे पीलीभीत के थाना करेली क्षेत्र में एक खेत की मेड़ को लेकर विवाद हो गया है, जिसमें पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं के बलजिंदर कौर ने बताया कि ये खेत का विवाद हुआ था, जिसमें दूसरा पक्ष तलवार और कृपाण लेकर आया था और उन लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया था, जिसकी वजह से काफी गंभीर चोटें भी आई हैं, कई लोग जख्मी भी हुए हैं। पुलिस ने मामले की जाँच करके 3 लोगों को खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। अखंड जी। आकाश, इस तरीके से मेड़ को लेकर के आए दिन बवाल देखने को मिलते हैं और कहीं न कहीं पारिवारिक विवाद भी निकल कर के सामने आता है। कभी परिवार के लोग, कभी पड़ोसी जो होते हैं, पटीदार होते हैं गाँव देहात में, वो लोग आपस में इस तरीके का बवाल करते हैं। क्या इसको लेकर के कोई एक ऐसी तरीका नहीं निकालना चाहिए जिस तरीके से इस तरीके के जो मामले हैं उसका निपटारा किया जा सके? क्योंकि कई बार ऐसा होता है खूनी संघर्ष में बदल जाते हैं। लगातार एक के बाद एक, जैसे आपने बताया कि तलवार और कृपाण लेकर के आए थे और पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो आखिरकार क्यों नहीं ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जाती है जिस तरीके से इस तरीके के खूनी संघर्षों को रोका जा सके, आपसी टकराव को रोका जा सके या कम किया जा सके? अखंड जी, इस तरीके के मामले कई बार प्रकाश में आते हैं। पुलिस जो है, पुलिस जो कार्रवाई की बात करती है, तो काफी मामले ऐसे होते हैं जिसमें पुलिस की लापरवाही के चलते ये खूनी संघर्ष हो जाता है और कई बड़ी घटनाएं होती हैं, मगर उसके बावजूद भी जो पुलिस का रवैया है वो जो पीड़ित होता है थाने के चक्कर लगाता रहता है, मगर जो पुलिस के द्वारा उसकी पीड़ित की कोई सुनवाई नहीं होती है। उसे कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों के पास भी जाना पड़ता है, तब जाकर उसे न्याय मिल पाता है। शायद यही कारण है ना, इसीलिए हमने सवाल पूछा था और यही है कि आखिरकार जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है, वही अपनी जिम्मेदारी से आराम से भटका हुआ है। उसको मतलब ही नहीं है कि कोई काम हमारे पास आया है, हम इस मामले को सुलझा लें कि ऐसे कोई विवाद ना उत्पन्न हो, किसी की जान ना जाए। लेकिन पता नहीं ऐसा लगता है कि लोग इंतज़ार करते हैं कि ऐसी घटना घटित हो, एक आध लोग मर जाएँ, एक बवाल हो जाए, लगे कहीं न कहीं थाने पर लोग घेराव करने पहुँच जाएँ, तब जाकर के लोग जागते हैं। उससे पहले शायद उनको लगता है कि उनके बहुत सारे काम हैं, उस काम को निपटाना बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी जगहों पर, वो भी उत्तर प्रदेश में और बिहार में खास तौर पर देखा गया कि एक मेड़ के लिए खूनी संघर्ष होता है। 1 नहीं, 2 नहीं, 4-5 लोगों के एक समूह में लोगों की जान चली जाती है और पुलिस कब पहुँचती है? जब सारी घटना घट जाती है। 2-4 लोगों को गिरफ्तार करती है, पक्ष से, विपक्ष से। और होता क्या है? फिर वही वाला हाल होता है कि लगातार लोग एक-दूसरे के ऊपर एक लड़ाई होती है ना, ये आज ही चलती रहती है, अंत तक चलती है। एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन पहुँच जाती है। क्यों नहीं इसका निपटारा ऐसे किया जाता है? चाहे पुलिस बल, चाहे सख्ती के साथ पेश आए, स्टार्टिंग में ही आ जाए कि जो भी इस तरीके का बवाल करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। कानूनी प्रक्रिया है, उसका पालन करना चाहिए। जिस पक्ष के भी हो, अगर आपको लगता है कि गलत कोई कर रहा है तो आप
न्यायालय के पास जाइए, माननीय न्यायालय आपको उचित फैसला देगा, आपके पक्ष में देगा अगर आप सही होंगे तो। लेकिन इस तरीके से खूनी संघर्ष को लेकर के क्या स्थानीय प्रशासन है, जो पुलिस चौकी है या पुलिस के वहां पर जो स्थानीय कोतवाली है, थाना है, वो क्या उसको दिखता नहीं है क्या कि इस तरीके से एक छोटा सा विवाद इतना बड़े में तब्दील हो जाता है कि लोग तलवार और कृपाल लेकर के पहुंच जाते हैं, एक दूसरे पर हमला कर देते हैं, उसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, बाद में आप 3 लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। आखिरकार पहले ही क्यों नहीं आप इस तरह की कार्रवाई करते हैं जब इस तरीके के मामले, ऐसा तो होता नहीं होगा कि पुलिस को कंप्लेन नहीं करते होंगे लोग, पहले जानकारी नहीं देते होंगे लोग। अगर आप क्या इंतजार करते हैं, आप इंतजार करते हैं कि कोई घटना घटित हो जाए। फिलहाल आकाश, इसको लेकर के एसपी से जरूर पूछिएगा कि आखिरकार क्यों पुलिस इंतजार करती है किसी बड़ी घटना का, क्यों नहीं पहले जब इनिशियल लेवल पे ही जब स्टार्टिंग होती है किसी चीज की, जब पुलिस के पास लोग जाते हैं तो उसी समय कार्रवाई क्यों नहीं करती है। आखिरकार क्यों ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि जब घटना घट जाए, उसमें 2-3 लोगों की मौत हो जाए या घायल हो जाए, तब पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है। पहले ही अगर इसका मामले का निपटारा कराने के लिए जो भी उचित माध्यम हो उसको उपलब्ध कराया जाए, या जो भी उचित माध्यम हो उसके माध्यम से इस मामले को सुलझाने का प्रयास किया जाए, ऐसे कदम पुलिस क्यों नहीं उठाती है, राजस्व विभाग के लोग क्यों नहीं उठाते हैं कि आखिरकार इस तरीके की स्थितियां पैदा हो जाती है। इस पूरे मामले को लेकर के जरूर बात कीजिएगा और आखिर क्यों नहीं प्रभावी कदम पहले ही उठाती है। धन्यवाद आकाश इस तमाम जानकारी। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से एक टेरर मॉड्यूल लगातार उत्तर प्रदेश का कनेक्शन उससे निकल करके सामने आ रहा है और कई जगह लगातार छापेमारी भी कर रही है, जो जांच एजेंसीज है हमारी, यूपी एटीएस भी है, ये चीजें निकल करके सामने आ रही कि ऐसा नहीं है कि एक जगह है, कई ऐसी जगह है जहां पर साफ तौर पर लिंक देखे जा रहे हैं और कई ऐसे छात्र हैं, मेडिकल के छात्र हैं, जो यूपी एटीएस के रडार पर हैं। एक के बाद एक लगातार, एक के बाद एक जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई ऐसे छात्रों के कनेक्शन निकल करके सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं गिरफ्तारियां भी हो रही है, नहीं गिरफ्तारियां हो रही है तो उनसे पूछताछ की जा रही है। तो आखिरकार जिस तरीके से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि आखिरकार दिल्ली को दहलाने की साजिश थी या फिर उत्तर प्रदेश में बड़े टारगेट की तैयारी थी, क्योंकि तमाम एजेंसीज जो निकल करके दावे कर रही हैं कि 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद के जिस दिन विध्वंस हुआ था, उस दिन बड़े धमाके की साजिश थी और कहीं ना कहीं उसके जो तार थे उत्तर प्रदेश में थी, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों को दहलाने की साजिश थी और इसी की तैयारी चल रही थी। लेकिन उससे पहले ही हमारी जांच एजेंसियों ने बड़ी कामयाबी हासिल की और एक बड़ा विस्फोटक पदार्थ कहीं ना कहीं अपने कब्जे में लिया और देखा गया कि कितना घातक था, कि एक छोटा सा नमूना था जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ और किस तरीके से कई लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हुए। सबसे बड़ी बात है, राहत की बात यह रही कि कोई बड़ी घटना घटने से पहले ही पुलिस ने उस नेटवर्क को जकड़ लिया, या कहे कि वो नेटवर्क ही रडार पर आ गया, जो कहीं ना कहीं उन लोगों के तार जो एक बड़ा व्हाइट कॉलर टेरर क्रिएट कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि ये निकल करके सामने आ रही है कि इसमें महिलाओं को शामिल करने की जिम्मेदारी मिली थी कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इसमें शामिल किया जाए और इस आतंकी टेरर ग्रुप से भारत के विभिन्न इलाकों में और खास तौर से उत्तर प्रदेश में तमाम जो जगह हैं, वहां पर एक ऐसा आतंकवाद का नमूना पेश किया जाए जिससे पूरा भारत दहल उठे। लेकिन उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की जांच एजेंसी करोड़ों देशवासियों के लिए दिन रात मेहनत करती है और इनसे ज्यादा मेहनत करती है। ये वो देश के गद्दार हैं जो देश का नमक खाते हैं और देश के साथ ही नमक हरामी भी करते हैं। सबसे बड़ी बात है, इस तरीके का चीजें नहीं करना चाहिए। आपको इस देश ने बहुत कुछ दिया, रेस्पेक्ट दी, आप लोगों का इलाज करते, लेकिन आप लोगों की जिंदगी बचाने की जगह आप उनकी जिंदगी खत्म करने के लिए एक नई रूपरेखा, एक प्लानिंग तैयार कर रहे थे कि लोगों की जिंदगियां कैसे खत्म हो। फिलहाल ऐसे लोग लगातार इंसानियत के दुश्मन के रूप में देखे जाते हैं। आपकी जो ड्यूटी थी वो इंसानियत के प्रेमी के रूप में देखी जाती, किस तरीके से इंसान को जीवन दान देने के लिए देखी जाती। लेकिन जिस तरीके का काम आप अपने पेशे के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं, उसके विरोध में, उसके विपरीत करते हुए नजर आ रहे हैं, वो साफ तौर पर दर्शाता है कि आपकी मानसिकता क्या है और किस तरीके से आप जो अपनी कौम की बात करते हैं। ऐसा कोई भी मजहब नहीं है जो इस तरीके की आतंकवादी गतिविधियों को कराने के लिए प्रेरित करता हो। आप लोग कौम को भी बदनाम करते हैं। आप लोग कहते हैं कि कौम का कर्ज चुकाना है। ये बातें निकल करके आई हैं डॉक्टर शाहीन सईद की तरफ से कि उसका एक एजेंडा था कि कौम का कर्ज चुकाना है। क्या कौम का कर्ज ये है कि लोगों की जिंदगियां खत्म कर दो? क्या कौम का कर्ज ये है कि लोगों के परिवार बर्बाद कर दो? क्या कौम का कर्ज ये, कौन सा कौम ये सिखाता है कि लोगों को आबाद की जगह बर्बाद कर दो? फिलहाल ऐसे लोग जितने भी हैं जो टेरर मानसिकता से जो आतंकवादी हैं,
वो किसी भी पोशाक में रहे, वो चाहे डॉक्टर के पोशाक में रहे, इंजीनियर की पोशाक में रहे या किसी भी पोशाक में रहे, वो लोग इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और बात तो ये है कि जो एमबीबीएस की पढ़ाई करता हो, जो एमबीबीएस के बाद एमडी करता हो, वो डॉक्टर हो, स्पेशलाइजेशन उसने कर रखा हो, वो तीसरी क्लास के पढ़ाए हुए, जो तीसरी फेल जो लोग होते हैं, उनके द्वारा पढ़ाए गए या उनके द्वारा ब्रेन वॉश हो जाने के बाद इस तरीके की चीजों को अंजाम देते हैं। तो कहीं ना कहीं समझ से परे है कि ऐसा नहीं हो सकता कि जो लोग इतनी बड़ी तालीम लिए हों, इन लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों को जीवन दान देने के लिए, वो लोग एक तीसरी फेल के दावों और बातों में आकर के ब्रेन वॉश होकर के एक नई चीज, एक नई प्लानिंग के तहत एक नया उत्तर प्रदेश पूरे देश को टेरर में झोंकने का काम करेंगे। फिलहाल ऐसा कहीं नहीं सिखाया गया, लेकिन साफ तौर पर देखा गया है कि इस तरीके से आतंकवादी घटनाओं में लगातार एक के बाद एक जिस तरीके से ये व्हाइट कॉलर लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं देश के लिए खतरे की घंटी जैसा है। अब जांच एजेंसियां उन तमाम लोगों को कनेक्ट कर रही है, पकड़ने की कोशिश कर रही है, जो लोग जिनके तार इससे जुड़े हुए हैं। और कई कश्मीरी छात्र इस वक्त हमारी जांच एजेंसियों के रडार पे हैं, क्योंकि लगातार उनके कनेक्शन इन लोगों से मिल रहे थे। और कानपुर यूनिवर्सिटी में भी तमाम ऐसे तार खंगाले जा रहे हैं कि कहीं और लोग भी तो नहीं है जो इस पूरे नेटवर्क में शामिल थे। एक और चीज आपको बता दें कि जैसे ही बिहार का रिजल्ट आया है, बिहार के रिजल्ट के बाद एक चीज जो साफ तौर पर देखी गई है, समाजवादी पार्टी के मुखिया के पेज पर पीडीए की परिभाषा बदलती हुई नजर आ रही है। कल बेंगलुरु में भी थे वहां पर। अब जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक था वो था, लेकिन अब एक नया है। जैसे ही बिहार का रिजल्ट आया और उसके बाद से अगर आप गौर करेंगे तो प्लान डेवलप एसेंट जो परिभाषा है वो पूरी तरीके से बदली हुई नजर आ रही है और विजन इंडिया उसका नाम दिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि क्या बिहार में जिस तरीके से हार मिली है, क्या अपेक्षा से परे है? आपने उम्मीद नहीं की थी। शायद आपको भी लगता है कि अब नया भारत है और नया भारत जाति में बंटने वाला नहीं है। शायद आपको क्या ये बताता है क्यों? क्योंकि इसको कनेक्ट करके देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार एक पोस्ट नहीं, दो पोस्ट नहीं, तीन पोस्ट लगातार बिहार इलेक्शन के बाद साफ तौर पे समाजवादी पार्टी प्रमुख के पेज से देखी जा सकती है। और ऐसा लगता है कि जो नई परिभाषा है पीडीए की, वो अब बताना चाहते हैं कि यहां पर पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अगड़ा आधी आबादी से नहीं है। यहां पर पीडीए का मतलब है प्लान डेवलपमेंट और एसेंट से। तो कहीं ना कहीं लगातार जो पीडीए को लेकर के जो एक बहुत बड़ी मील का पत्थर साबित हुआ समाजवादी पार्टी के लिए, शायद क्या वो परिभाषा अब समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने बदल दी है? क्या आने वाले दिनों में जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आधी आबादी अगड़े के रूप में देखा जा रहा था, क्या अब प्लान डेवलप और एसेंट के रूप में देखा जाएगा? क्या समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख को समझ में आ गया है कि अब भारत का जो नागरिक है वो इस तरीके की किसी भी जाति व्यवस्था पर विश्वास नहीं करेगा जो लोगों को तोड़ने का काम करते हैं? क्या लोगों को अब विकास की जरूरत है? शायद इसीलिए प्लान करके, डेवलप करके और एसेंट के रूप में इसको आगे ले जाते हुए खुद समाजवादी पार्टी के प्रमुख इसको देख रहे हैं। और यही कारण है कि बिहार इलेक्शन के बाद भले वो ठीकरा फोड़े चुनाव आयोग पर कि चुनाव आयोग ने वोट चोरी की है, बीजेपी ने डकैती डाली है, भाजपा छल है, ये कहीं ना कहीं उन तमाम दावों को कहीं ना कहीं उसको कहते हैं ना कि उसके विपरीत नजर आ रहा है। क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट के बाद जिस तरीके से पीडीए की परिभाषा बदली है, प्लान डेवलप और एसेंट के रूप में आ गई है, वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर दर्शाता है कि शायद आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी अपनी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक अगड़ा आधी आबादी को छोड़ करके प्लान डेवलप और एसेंट के रूप में आगे बढ़ेगी और कहीं ना कहीं विकास को तरजीह देगी। क्योंकि लगातार पोस्ट भी समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव डालते हैं और इस एक पोस्ट उन्होंने डाला था कि किस तरीके से एक लखनऊ के एक पार्क को दिखाया था जहां लंदन वाली फील और लुक आता है। तो कहीं ना कहीं विकसित प्रदेश की बात करते हुए नजर आ रहे हो। शायद होना भी चाहिए कि इस देश के लोगों को सबसे ज्यादा विकास की जरूरत है, जाति की नहीं। और अगर जातीय भेदभाव बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं विकास प्रभावित होगा। और शायद अगर नेता इस चीज को समझ लें तो आने वाले समय में भारत की दशा और दिशा दोनों बदली हुई नजर आएगी और एक नया भारत, एक ऐसा भारत निकल करके उभर करके सामने आएगा जो अपने आप में विश्व पटल पर अपने आप को एक अलग और कहते हैं ना कि सबसे बेहतरीन साबित करने में कहीं ना कहीं आगे आएगा। और शायद यही कारण है कि जितनी जाति कार्ड बिहार में खेला गया उस सारा का सारा धराशायी हो गया, फेल हो गया। विजन के आगे सारे जाति समीकरण शून्य साबित हुए और एनडीए के पक्ष में वोट गया। और अब समाजवादी पार्टी के प्रमुख को भी लगता है कि शायद आने वाले समय में बीजेपी को हराना है तो इसी तरीके से
जाति को हटा करके आगे नए विकास की तरफ, नए विकास की भारत की तरफ ऐसी बातें करनी होंगी जो लोगों को समझ में आए और लोगों को जोड़ने का काम करें। फिलहाल 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।